नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन पारिक। दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी आने में और जितनी भी नर्सिंग स्टूडेंट्स उन सब के दिमाग में कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्या तैयारी करनी, कैसे तैयारी करनी है। तो आज का जो ये वीडियो है वो आपको बताएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है जो आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की तैयारी के लिए हेल्प करेंगे। दोस्तों, माई सेल्फ नवीन पारिक, वाइस प्रिंसिपल पीएचडी स्कॉलर गीतांजलि यूनिवर्सिटी एंड एमएससी नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस 13 ईयर। आज का जो डिस्कशन है अपना प्योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और हाउ टू क्रैक CHO एग्ज़ाम 2022 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इन पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, इन पे अगर आप मेहनत करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो आपके सिलेबस के अंदर है वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक है। जनरल अवेयरनेस में जो है आपको वर्तमान जितने भी करंट इवेंट्स जो भी हुए हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, इसके ऊपर फोकस करना है और इसमें हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका जो करंट अफेयर्स का जो वर्ड का जो यूज़ किया जाता है मेनली कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के संबंध में अवेयरनेस के लिए किया जाता है। सेकंड थिंग जो है वो है आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें अपन पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स के बारे में आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। बोन्स है, आपके हार्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट्स होते हैं फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जो आपकी किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, लंग्स है, यानी एनाटॉमी की बेसिक एनाटॉमीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तीसरा जो सिलेबस के अंदर दिया गया है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है CHO से, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो है इनकी पोस्टिंग जो होती है वो रूरल एरिया में होती है और CHO पोस्ट क्रिएट करने के पीछे गवर्नमेंट की जो सोच है वो यही है कि जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है CHO वहाँ पे कम्युनिटी में जो स्प्रेड हो रही डिजीज़ उनको कंट्रोल करे, उनको प्रिवेंट करे और उसके रिगार्डिंग उनको आइडेंटिफाई करके नोटिफाई करके इन्फॉर्म करें ताकि उस प्रॉब्लम्स को ज़्यादा स्प्रेड होने से बचाया जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। इसके अंदर आपको ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक, यानी जो इंडियन परसेप्शन में अपन देखें 3 टायर स्ट्रक्चर है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपको ग्रास रूट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ साथ एनवायरमेंट हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, जिसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट है, कौन कौन सी डिजीज़ है जो एनवायरमेंटल पोर सैनिटेशन की वजह से स्प्रेड होती है। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पब्लिक हेल्थ का वो है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज एंड प्रोसेस। इसके अंदर आपको कौन सी डिजीज़ का एजेंट क्या है, होस्ट क्या है और एनवायरमेंट क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेनली एपिडेमियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस के अंदर जो आप मेनली फोकस करेंगे वो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेज है उनके एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ इंक्यूबेशन पीरियड पे भी आप फोकस करेंगे। उसके बाद पब्लिक हेल्थ का जो टॉपिक है वो है डेमोग्राफी, सर्वाइलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसके अंदर डेमोग्राफी के अंदर आपको पॉपुलेशन के कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, जितने भी रेट्स, रेशो और प्रोपोर्शन है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। करंट रेट और करंट रेशो अगर आप याद रखते हैं तो मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ में लास्ट जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट कहाँ से होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करते हैं और सबसे मेन जो है इसका निस्तारण किस तरीके से किया जाता है कम्युनिटी लेवल पे, इसके बारे में आपको फोकस करना है। एक्चुअल में क्या है, अपन फोकस करते हैं हॉस्पिटल में और चूँकि CHO जो है वो मेनली कम्युनिटी फील्ड में वर्क करने के लिए है तो आपको वहाँ पर मेनली फोकस करना होगा
कम्युनिटी में जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सिलेबस के अंदर दे रखा है वो आपका चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है। चाइल्ड हेल्थ के अंदर आपको मेनली जो न्यूबॉर्न है उसकी असेंशियल केयर कौन कौन सी होती है एट बर्थ, जिसके बारे में जैसे स्किन केयर है, माउथ केयर है, आई केयर है, ईयर केयर है, देन अम्बिलिकल कॉर्ड केयर है, रेक्टल केयर है, इसके बारे में आपको फोकस करना है। अबगार स्कोरिंग है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अबगार स्कोरिंग में कैटेगराइज किस तरीके से करते हैं। उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो है क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है और नियोनेटल जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, छोटे बच्चों की जो भी बीमारियां हैं, निमोनिया है या कार्डियक प्रॉब्लम है, जो मेनली अच्छा एक्चुअली क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के हिसाब से आप ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स पे फोकस ना कर सकते हैं, उनके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप अपने लेवल पर शॉर्ट आउट कर सकते हैं उन पे आपको मेनली फोकस करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, स्टेट हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, वो कब स्टार्ट हुए, उनका मोटो क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड हेल्थ में और कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है वो हो जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो जब आप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी डिजीज से रिलेटेड वैक्सीनेशन होता है, उनकी डोज क्या होती है, उनका रूट क्या होता है और वो वैक्सीन कौन सी है, एटीन्यूटेड है या किल्ड वैक्सीन है, इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चाइल्ड हेल्थ के अंदर अगर आपको फोकस करना है तो आपको करना है केयर ऑफ न्यूबॉर्न पे, नियोनेटल डिजीज पे और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे आप मेनली फोकस करेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक जो आता है वो आता है फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, ये है आपका सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर आपको गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर आजकल जो गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है जिसके अंदर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, इनके बारे में बताया जाता है, तो आपको गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और उनकी फेलियर रेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, स्पेसिंग टेक्निक्स क्या है और काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है। इसके साथ साथ मेडिकल अबॉर्शन एंड एमटीपी एक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। एमटीपी एक्ट कब आया, एमटीपी एक्ट के जो भी कंडीशंस क्या क्या है, एमटीपी कौन करवा सकता है कौन नहीं करवा सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद काउंसलिंग, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड काउंसलिंग जो है एडोलेसेंट के अंदर जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो स्प्रेड हो रही है, इन्फेक्शियस डिजीज जो सेक्स से स्प्रेड होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और टीनेज प्रेगनेंसीज की। तो फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में जो आप डिस्कस करना चाहें तो मेनली मेरे हिसाब से फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में, एमटीपी एक्ट के बारे में और सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको फोकस करना है। उसके बाद आता है आपका मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड जो कि सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो मैटरनल हेल्थ में आपको जितने भी मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एंटीनेटल केयर में अपन क्या क्या केयर प्रोवाइड करवाते हैं, एंटीनेटल पीरियड कितने टाइम का होता है, इंट्रानेटल केयर कौन सी प्रोवाइड करवाते हैं, और सबसे मेन मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यानी उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्लेम्पसिया है, प्री एक्लेम्पसिया, पोस्ट एक्लेम्पसिया है, हेमरेज है, मिसकैरेज है, यानी ऐसी कंडीशन जब आपको लगता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो कि उसके लिए नुकसानदायक हो, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। तो इस मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स है इसके अंदर आपको जितने भी मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उन पे आपको फोकस करना है। देन आपको फोकस करना है प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस पे। आपको मैटरनल हेल्थ में अगर आप इन दोनों पे मेन फोकस करें तो मेरे हिसाब से इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद जो है वो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको जितनी भी स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि एपिडेमियोलॉजी के बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो एजेंट कौन है, होस्ट कौन हो सकता है, उसका
एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होती है, यानी किस सीजन में वो डिजीज स्प्रेड होती है, कौन सा एजेंट उसको स्प्रेड करता है और होस्ट कौन हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इसमें आप कम्युनिकेबल डिजीज में आप वेक्टर बोर्न डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज और जूनोटिक डिजीज पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपका फोकस रहेगा वो वेक्टर बोर्न डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज रहेगी। इन दोनों टॉपिक्स पे आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। इसमें डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप उस डिजीज का नाम, कौन सा एजेंट जो है वो उसको स्प्रेड करता है, होस्ट क्या होता है, एनवायरनमेंट किस एनवायरनमेंट में वो डिजीज स्प्रेड होती है, यानी किस सीजन में वो डिजीज स्प्रेड होती है, और इसके साथ साथ आप उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। यानी केवल आपको 4 पॉइंट याद करने हैं, स्पेसिफिक डिजीज, उसका एजेंट, उसका होस्ट, उसका एनवायरनमेंट और उसका इंक्यूबेशन पीरियड। ये 4 चीज़ें अगर आप एक पेपर पर लिख के या एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड बना के भी आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज के बाद जो आता है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसके लिए एनसीडी सेंटर्स है। तो एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मेनली अगर देखा जाए तो कैंसर है, डायबिटीज़ है, क्रॉनिक लंग्स डिजीज है, हार्ट डिजीज है, ये होती है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो करना है कैंसर और डायबिटीज़ पे। तो इसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जितनी भी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मेन जो आपका फोकस रहेगा वो ऑक्यूपेशनल डिजीज पे रहेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो ऑक्यूपेशनल रिलेटेड, जैसे फार्मर्स लंग्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस से हो सकता है, एलर्जिक अस्थमा या जो फैक्ट्री इंडस्ट्री लाइन में वर्क करते हैं उनको जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है उस पर फोकस कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, यानी अगर आप अकॉर्डिंग टू मी अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर आप फोकस करना चाहते हैं तो आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज और मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर पे भी फोकस करना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशन जो है आपके सिलेबस में, तो न्यूट्रिशन में आपको मेनली न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करते हैं, यानी जिसमें अपन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं, हाइट वेट देखते हैं। इसके साथ साथ अगर छोटा बच्चा है तो आप उसका जो भी हेड सरकमफ्रांस, चेस्ट सरकमफ्रांस, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, उसके बारे में आप मेनली फोकस करेंगे। न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे किया जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेटिंग वुमन है उसको किस तरीके की न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एल्डरली, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किस एज के बाद आपको कौन सा सप्लीमेंट फूड देना है और कौन सा नहीं देना है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में, फूड बॉर्न डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब आप फूड बॉर्न डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इंडिया के अंदर कब रेगुलेट हुआ। तो न्यूट्रिशन में जब आप डिस्कस करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको जो जिन मेन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, जितने भी है, चाहे प्रोटीन से हो, चाहे विटामिन से हो, फैट की वजह से हो, विटामिन के की वजह से हो, कैल्शियम की वजह से हो, आयोडीन की वजह से हो, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किस न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके CHO के लिए, जिसके अंदर आपका जो मेनली स्किल बेस्ड क्वेश्चंस डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर एबिलिटी, योर ट्रेनिंग, योर कॉम्पिटेंस, लर्निंग, नॉलेज, यानी कुल मिला के जो आपने पढ़ा है या जो आपने प्रैक्टिकली वर्क किया है या आपने आपके वर्किंग टाइम पीरियड के अंदर जो भी नॉलेज लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं, उसमें मेन जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसीज। जितनी भी इमरजेंसीज है जो आपके पास आती है या जो कम्युनिटी में हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, स्नेक बाइट हो सकता है, पॉइजन केस हो सकता है, बर्न हो सकता है, इमरजेंसी जो भी कंडीशंस है उनको आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मेनली फोकस आपको फर्स्ट एड और इमरजेंसी जो है उस पर करना है। उसके साथ साथ आपको जनरल स्किल्स है, लेबोरेटरी स्किल्स है, पब्लिक हेल्थ स्किल्स है,
मैटरनल हेल्थ स्किल्स है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्किल्स है और न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अभी तक आपने जो भी वर्क किया है, चाहे आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के टाइम पीरियड में किया है या आपने अपने ट्रेनिंग पीरियड के अंदर किया है, उन सब का निचोड़ जो होगा वो स्किल बेस्ड होगा। और मेनली इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके जितने भी इमरजेंसीज कंडीशंस है, आप उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज। तो जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज के अंदर क्योंकि CHO जो है एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ डॉक्टर्स नहीं है वहाँ आपको काम करना है, तो जो माइनर डिजीज़ है, जो मेडिसिन से ऐसी डिजीज़ जिसमें ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके उस डिजीज़ को और ज़्यादा क्रॉनिक होने कन्वर्ट होने में आप बचा सकते हैं, तो उनमें आपको कॉमन कंडीशन जैसे GI ट्रैक्ट से रिलेटेड तो आप कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। हार्ट है, यूरिनरी सिस्टम और ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर है तो उस आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट आया है आपके पास कम्युनिटी में दिखाने के लिए तो आप उनको क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो यहाँ पर जो है आपको मेडिसिन का डीपली नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में आप किस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर कोई पेशेंट GI ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आया है तो आप जो जनरल मेडिसिन है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उनके इंडिकेशन और उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके साथ साथ जनरल फार्माकोलॉजी की अगर अपन बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेंशियल ड्रग्स कौन कौन सी है, यानी किन किन मेडिसिन जो है जिनका आप इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको इमरजेंसी ट्रे सेट करनी है, तो इमरजेंसी ट्रे के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, उनका यूज़ क्या है, उनके इंडिकेशंस क्या है और उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो उसमें सिलेबस में जो दे रखा है आपका जनरल सर्जरी, ट्रॉमा, बर्न, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इसके अंदर कॉमन सर्जिकल कंडीशंस जो भी है, क्योंकि आप CHO हैं, यू आर नॉट अ सर्जन, जनरल कंडीशंस जो है जिसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है या हल्का सा ट्यूमर बन रहा है या वुंड हीलिंग नहीं हो रही है या वुंड ड्रेसिंग करनी है, तो इनके बारे में जो कॉमन सर्जिकल कंडीशंस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन क्या होते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ मिसलेनियस आपका सबसे एक तरीके से कहा जाए तो मेरे हिसाब से CHO में जो मेन जो है वो है आपका आपका पब्लिक हेल्थ, आपका कम्युनिकेबल डिजीज़, आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, आपका न्यूट्रिशन, आपका स्किल और आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में जो आप देखेंगे इसमें देखेंगे बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से आप वर्क को मैनेज करोगे, अपने सबऑर्डिनेट को किस तरीके से मैनेज करोगे, प्रोग्राम को किस तरीके से मैनेज करोगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करोगे, लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट एंड कंप्यूटिंग, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन जो बनेंगे वो मिलेंगे हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड व्हाट रिपोर्ट्स एंड हाउ टू यू इन्फॉर्म योर अथॉरिटी। ये क्वेश्चंस जो है इसमें तो मिसलेनियस में मेरे हिसाब से आपको अगर फोकस करना है तो आप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स थे जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि CHO में फर्स्ट टाइम में अगर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, इनके ऊपर स्टडी करनी चाहिए ताकि आप एक ही एग्ज़ाम में एक ही बार में आप अपने जो लक्ष्य आपने ले रखा है, टारगेट जो आपने ले रखा है CHO बनने के लिए, उसको आप एक ही बार में क्रैक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल स्वाध्याय स्टेप बाय सेल्फ फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल स्वाध्याय स्टेप बाय सेल्फ फॉर सक्सेस। धन्यवाद।